हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ द करंट अफेयर शो 8th नंबर। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और सुबह के 11 बज चुके हैं। तो चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए आपके सामने। हाँ जी, आपके सामने है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी अपने कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा इस बार कि किसने आंसर दिया है। निम्न में से आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई आपके सामने है। जी हाँ, यस। चलिए आपको एक पहले इमेज दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये एक आयुष्मान भारत दिवस है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आता है। आपको बता दूं कि यह 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिएगा, जो ये आयुष्मान भारत दिवस है, इसकी शुरुआत जो थी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हुई है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर गरीब लोगों को, इस योजना के अंतर्गत अगर आपको बताऊं कि गरीब लोगों को 5 लाख तक का किफ़ायती चिकित्सा सुविधा का क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है इस आयुष्मान भारत के अंदर। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत के अंदर। अब आपकी थोड़ी चर्चा अपने आगे कर लेते हैं इसी टॉपिक पे कि जो ये आयुष्मान भारत दिवस है, इसके साथ इसी तारीख को 30 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं अपने, देखिएगा आप, आपके सामने आंसर आपको पता है। 30 अप्रैल बता दिया मैंने। यस, देखिए, इंटरनेशनल जैज डे भी इसी तारीख को मनाया जाता है, जिसका 9वां संस्करण अभी 30 अप्रैल को ही आया था। और इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों के बीच शांति, एकता और बोलचाल को क्या देना है, बढ़ावा देना है। ये इसका क्या है, मेन मोटो है किसका, इंटरनेशनल जैज डे का। तो थैंक यू, आपने इस क्वेश्चन को देखा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और आज आपको बता दूं कि आज आपके सामने 10 नहीं, आज आपके सामने 16 क्वेश्चन आएंगे। 16 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा और क्वेश्चन ऑफ द डे आपका 16 नंबर है, जिसको आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका आंसर आपको लास्ट में नहीं दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में ही दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? वापिस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन आपके सामने है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। आपके सामने ऑप्शन चारों हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे दीजिए, मैं देखता हूं। यस, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना। यस, आपके सामने जो इमेज है आप समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश। किसने की है? मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना स्कीम। ध्यान रखिएगा, नीचे लिखा हुआ है क्या, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन्स। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या किया जा रहा है? इस कोरोना संकट के समय में मध्य प्रदेश की सरकार ने, और मध्य प्रदेश के अगर आपसे पूछ लिए जाए मुख्यमंत्री कौन है, आपके सामने है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको पिछले सभी वीडियोस में बताया है मैंने, राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के लोगों रोग से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनी सिस्टम बढ़ाने के लिए सरकार घर घर, ध्यान रखिएगा, घर घर जा रही है और जीवन अमृत घर घर जाकर उसका काढ़ा एक पैकेट के दवा के रूप में उनको दे रही है। इसके तहत बता देता हूँ, इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निशुल्क काढ़ा योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इसके पैकेट बांटे जा रहे हैं जीवन अमृत योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, आयुष विभाग के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, आयुष विभाग के संयोग से मध्य प्रदेश ने इस काढ़े को 50-50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं। कितने कितने ग्राम के? 50-50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं। और यह काढ़ा सभी को बिना किसी शुल्क के पिलाया
जा रहा है और सब इनका लक्ष्य यही है कि सब तक ये काढ़ा पहुंच जाए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, जिससे पहले आपके एक आंसर आएगा और आंसर आप सबको पता है इसका, मध्य प्रदेश सरकार ने। बाकी सबके सीएम की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक पे दे रखी है, इसलिए मैं इनकी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं और आज वैसे भी क्वेश्चन 16 है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ये लीजिए। शिवदास मीना, एस एस मल्लिकार्जुन राव, अजय महाजन और लास्ट एंड ऑप्शन है फाइनल इज नीरज व्यास। कौन है? नीरज व्यास। तो आपके आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट आप सभी के, आंसर नहीं आया अभी तक। यस, प्लीज़ आंसर दीजिए। मैंने आपको बताया था आंसर दो, चाहे गलत ही दो, लेकिन आंसर जरूर दो। हाँ जी, बता देता हूँ आपको। आपके सामने एक फ़ोटो आई है, दिस इज़ फ़ोटो। ये फ़ोटो जो है ये नीरज व्यास जी की फ़ोटो है। किसकी फ़ोटो है? नीरज व्यास जी की फ़ोटो है। और जो नीरज व्यास जी हैं, इनको पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और आपको बता दूं, इन्होंने संजय गुप्ता का क्या लिया है? स्थान लिया है। और 28 अप्रैल को इनका पीरियड स्टार्ट हुआ था और कितने महीने के लिए स्टार्ट हुआ है? 8 मंथ्स के लिए, यानी 8 महीने ये इस पर कार्यरत रहेंगे। ये इनका न्यू रोल है, किसका? नीरज व्यास का। किसके लिए? पीएनबी हाउसिंग, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जिसके पहले आपके पास आंसर मिलेगा आपको नीरज व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन। हाल ही में किसे संयुक्त राज्य में भारत हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन आपके सामने है। शिवदास मीना, एस एस मल्लिकार्जुन राव, टी एस त्रिमूर्ति और डी नंबर पर है नीरज व्यास। तो आपके सामने आपका ऑप्शन है और आप फटाफट अपने आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, फटाफट दीजिए अपने आंसर। संयुक्त राष्ट्र आप सबको पता होगा, भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपके लिए संयुक्त राष्ट्र की। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या चीज़ है। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र क्या चीज़ है। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? एक इंटरनेशनल, कैसा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका एम क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के संयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति देना और मानव अधिकार के साथ साथ विश्व शांति के लिए क्या करना? कार्य करना। ये किसका मोटो है? संयुक्त राष्ट्र का। आप सबको पता होगा इसकी जो स्थापना हुई थी, आपकी स्क्रीन पर भी आ गई होगी। इसकी स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी उसमें 50 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद हुई थी। सिग्नेचर हुआ था 50 देशों का, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये क्या है। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन की आगे वाली चर्चा पर। देखिएगा आपके सामने ऑप्शन आपको मैं दे दिए थे पहले ही आपको। यस, ये देख लीजिए 24 अक्टूबर 1945। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टी एस तिरुमूर्ति। कौन है? टी एस तिरुमूर्ति। इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 1985, ध्यान रखिएगा 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे? आईएफएस अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा। यह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
ये देखिए, ये है कौन, टी तिरुमूर्ति। देख लिया होगा सबने, तो चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा, हाल ही में एनटीपीसी, इसका फुल नेम अभी बता देता हूं मैं आपको, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नीचे स्क्रीन पर आ भी गया होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना शुरू की है? एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन से चलने वाली कार और बस लाने की परियोजना की है? तो आपको बता दूं, आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट अपने आंसर की दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। लेह, नई दिल्ली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यस, आपको दिखा देता हूं पहले तो मैं एक तस्वीर, ये इस तरह की कुछ होगी, लेकिन अभी इसमें पता लग नहीं रहा है कि कैसे है, वो तो अंदरूनी चीज़ें होती हैं हाइड्रोजन। तो आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, एनटीपीसी ने, ध्यान रखिएगा, लेह, आपको पता है लेह और लद्दाख, लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन बस और कार लाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कौन, ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा, GEOIA, GEOI, ध्यान रखिएगा, लाने की क्या की गई है, घोषणा की है। और बता देता हूं कि एनटीपीसी की स्थापना जब हुई थी तो 7 नवंबर 1975 को हुई थी, 7 नवंबर 1975 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और इसके अगर पूछ लिए जाएं आपसे कि इसके मौजूदा अध्यक्ष कौन है, इसके मौजूदा अध्यक्ष कौन है, यानी कि एमडी, ध्यान रखिएगा, तो गुरदीप सिंह, कौन है, गुरदीप सिंह इसके क्या है, एमडी है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज और देखते हैं अपने, कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा, ने हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस और कार खरीदने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या दिखाई है, एक रुचि दिखाई है और एक पत्र मंगाया है जिसमें कहा गया है कि मुझे 10-10 कार और बस खरीद कर दिल्ली तथा लेह में इनका परिचालन करने की एक जरूरत है। तो आपको पता लग गया होगा इन चीज़ों के बारे में। तो आई नो कि आप समझ गए होंगे कि एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है, लेह और नई दिल्ली दोनों के अंदर। ऐसा ही क्वेश्चन आगे एक और मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने आपका आंसर है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया है। ध्यान रखिए, कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया होगा आपको कि क्या पूछ रहा है, तो किस अनुसंधान, ध्यान रखिएगा, यानी कहाँ, कौन सा राज्य है जहां पर कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित की गई है, ध्यान रखिएगा, कौन सी, विलोकना सर्च इंजन। ये लीजिए, आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ पहले मैं आपको एक बार, उसके बाद ही हम जारी रखेंगे। ये है, आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर, क्या चीज़, एक कान बना हुआ है, देखिए ये कान बना हुआ है ना, तो ये कान से रिलेटेड है। अब ये कान से रिलेटेड है तो क्या हो सकता है, सुनिएगा। ये केरल के अंदर, किसके अंदर, केरल के अंदर विलोकना सर्च इंजन एक विकसित किया गया है। विलोकना का अगर हम बात करते हैं संस्कृत में अर्थ क्या है, खोजने से है। क्या मतलब है, खोजने से। जो कोविड-19 के बारे में, किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में आपको एक जानकारी बताएगा, ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल, यानी आई टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने एक एआई अर्थ संबंधी, ध्यान रखिएगा, एक सिंबॉलिक है ये एआई, एक सर्च इंजन विलोकना विकसित किया है, जिसका संस्कृत में जो अर्थ है वो क्या होता है, खोजना होता है। क्या होता है, खोजना। आपको एक बात मैं और बता देता हूं इसी के ऊपर, कि विलोकना सर्च इंजन कैसे काम करता है, विलोकना सर्च इंजन कैसे काम करता है। यह सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। किसका मार्गदर्शन करता है, वैज्ञानिकों का। इसके जरिए क्या होगा, उपयोगकर्ता कीवर्ड्स आधारित अपने प्रश्नों के जवाब
प्राप्त कर सकेंगे, कीवर्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ यह है कि सर्च इंजन वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित सामग्री को समझने और खोजने के लिए आपके लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि उपयोगकर्ताओं के पास इस पर विश्लेषण के लिए किसी भी वैज्ञानिक सामग्री को अपलोड करने का विकल्प भी रहेगा, जिसका उपयोग भविष्य में, लाइक हम कहते हैं ना कॉपी कैट, तो भविष्य में विश्लेषण और अध्ययन की खोज के लिए भी किया जा सकता है। तो आपको बता दिया कि जो ये विलोकना सर्च इंजन है, यह एक प्रकार का क्या है, एक खोजने से रिलेटेड वर्ड है कि खोज करेगा कोविड-19 से संबंधित चीज़ों की, ध्यान रखिएगा, उनके समाधान का शीघ्र क्या करेगा, सुझाव देगा आपको। तो आई होप कि आपको विलोकना सर्च इंजन के बारे में पता लग गया होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, कौन, IITM केरल, ध्यान रखिएगा, IITM केरल, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। और अगर इसके निदेशक पूछ लिए जाएं, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, इसके जो निदेशक हैं वो है गोपीनाथ। कौन है? गोपीनाथ, ध्यान रखिएगा। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। किससे रिलेटेड? कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन से रिलेटेड। तो चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर लॉन्च किया है? तो आपको बता दूं, आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से ही आपको बताना है। सार्क आपको बता चुका हूं पहले ही, ब्रिक्स, G20, ओपेक, तेल समूह है ओपेक, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम का, पर अपने को उससे जरूरत नहीं है। G20 की बात कर रहा हूं मैं, इसका आंसर G20 है। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर, G20 समूह ने मिलकर यह पहल शुरू की है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक पहल कार्रवाई की जाएगी, एक तालमेल बिठाया जाएगा सभी सामूहिक की भागीदारी के लिए कि आपस में कैसे निर्भर हैं व्यक्ति, कैसे समस्या को सुलझाया जाए, इस कोविड-19 के उपचार के लिए दवाओं को, वैक्सीन को कैसे तैयार किया जाए, इसका एक वैश्विक मंच क्या होगा, तैयार होगा, जो G20 देशों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। इसका जो एक मेन मोटो है इस G20 का, इस एक्सेस टू कोविड-19 से रिलेटेड, वो उद्देश्य है कि सभी सदस्यों को सभी संसाधनों की न्याय संगत, यानी एक जजमेंट करके एक पहुंच प्रदान करना है, यानी सब तक वो चीज़ क्या हो जाए, पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा, ये इसका क्या है, G20 का मेन मोटो है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं G20 से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। हाँ जी, आपको बता दूं, G20 के जो सदस्य देश हैं, मैं 20 के 20 बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोलूंगा, लिख भी सकते हो, मेन चीज़ें पूछ सकता है। सबसे पहले G20 समूह के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ, ये G20 के क्या हैं, मेन सदस्य हैं। और आपको बता दिया था मैंने पहले ही कि G20 जो समूह है यह अंतर्राष्ट्रीय एक आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर एक साथ लेकर आता है। आप सबको पता होगा। तो आगे चलते हैं। हाँ, इसके नीचे एक आपके वर्ड लिखा हुआ है, क्या देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक वर्ड लिखा हुआ है सऊदी अरबिया, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है आपको मैंने बताई हुई है, आपके पास सीट भी है, रियाद। कौन है? रियाद। और इसकी मुद्रा जो है वो कौन है? सऊदी रियाल। कौन है? सऊदी रियाल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बात बताइए, आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर की आपके सामने आई चुकी है। किस इंस्टीट्यूट
CSIR लैब द्वारा एक कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस जिसे बोलते हैं एच कार्ड विकसित किया गया है। इसका आंसर आपके सामने CSIR लिख के आया हुआ है, तो मैं आपको CSIR की पहले फुल फॉर्म ही बता देता हूं कि CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल, नीचे स्क्रीन पर भी आ गई होगी, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, आगे आपको पता ही है इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यह कहाँ है? दुर्गापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसने एक रोबोट तैयार किया है, एक रोबोटिक तैयार की है, जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमें क्या करता है, हम जो डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता होगा, कोविड-19 के मरीजों का नमूना लेने के लिए उनके पास जाते हैं। और हो सकता है जब नमूना ले रहे हो और वो व्यक्ति क्या हो, कोरोना पॉजिटिव हो, तो हो सकता है कि उस डॉक्टर में भी क्या मिल जाए, कोरोना मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने एक रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट जो होगा, एक डिवाइस होगा जो कोविड-19 के मरीजों का एक नमूना खुद ले लेगा, एक संग्रह कर लेगा और उपचार के लिए ले जाएगा। इसके कोविड-19 रोगियों का इलाज कर रहे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होने की क्या है, एक हमारी तरफ से एक उम्मीद है। क्योंकि अब वो जो डॉक्टर होंगे वो संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखकर उनकी देखभाल करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो कितनी अच्छी चीज़ निकाली है किसने, CSIR ने। तो आई होप कि आपको ये बात पता लग गई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उससे पहले आप कुछ देख लीजिए इसी से रिलेटेड। इस तरह का रोबोट तैयार किया है, चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, 16 क्वेश्चन तक जाना है आज हमें, क्योंकि संडे के दिन मैं नहीं आऊँगा, आपको पहले बता देता हूँ। संडे को मेरी छुट्टी रहेगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। संडे को मैं नहीं आऊँगा, इसलिए आज मैं 16 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मंडे को आपको वापस से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, संडे का करंट जीके इसी में ही क्या होगा, इनबिल्ट होगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन, भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के किस सत्र में हिस्सा लिया था? भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के किस सत्र में हिस्सा लिया था? तो देख लीजिए, पहले बता दूंगा आपको मैं पीटरबर्ग जलवायु संवाद क्या होता है। देख लीजिए पहले 10, 11, 12, 13 और ये इसका लोगो है। देख लीजिए पीटरबर्ग क्लाइमेट, आपको समझ में आ गया होगा अब तो। क्लाइमेट जलवायु से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जलवायु से रिलेटेड है। ये कौन, पीटरबर्ग जलवायु संवाद। तो देखिएगा आप किस सत्र में हिस्सा लिया है, तो आपको बता देता हूं, इन्होंने 11वें सत्र में क्या लिया है, हिस्सा लिया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो आपको पता होगा कौन है, प्रकाश कौन, जावड़ेकर। पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, किसके द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस सत्र में क्या लिया, हिस्सा लिया। और आपको बता दूं कि पीटरबर्ग जो ये क्लाइमेट, हमारा जो ये जलवायु संवाद होता है, यह इसकी जो मेज़बानी है ये जर्मनी ने की थी। इस बार किसने की थी, जर्मनी ने की थी। और अगर बात करें कि इसकी सह अध्यक्षता, यानी कि जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर और को डायरेक्टर, उसी तरह सह अध्यक्षता किसने, ब्रिटेन द्वारा की गई थी। यानी हमने कहते नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन, उसी तरह। तो सह अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई थी। तो आप सबको पता लग गया होगा, प्रकाश जावड़ेकर जो है वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो उत्तर है इसका बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो।
बाबुल सुप्रियो। यह है पीटरबर्ग जलवायु संवाद 11 में भारत ने हिस्सा लिया था, जो कि किससे रिलेटेड है, जलवायु से। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस सिंगर ट्रॉय का निधन हो गया है? ग्रैमी पुरस्कार से नॉमिनेटेड होने वाले किस सिंगर ट्रॉय का निधन हो गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ट्रॉय स्नेड, लैगी एंजला, कैली मैन्यूगो, डेल्टा गुड्रैम। और आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो आएगी और इस फोटो के अंदर ही इसका आंसर है। आपको दिख रहा होगा ये फ़ोटो किसकी है, किनकी है फ़ोटो? यस, ट्रॉय स्नेड। अब ट्रॉय स्नेड जो है ये इनका कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया है, निधन हो गया है। और कोरोना वायरस आप सबको पता है बहुतों को लेकर चला गया है। ट्रॉय स्नेड को यूथ फॉर क्राइस्ट, कौन सा यूथ, यूथ आपको पता है ना, युवा, यूथ फॉर क्राइट्स, यूथ फॉर क्राइट्स 1999 के एल्बम हायर के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके लिए नामांकित किया गया था, किसके लिए, हायर के लिए, ध्यान रखिएगा, इसके लिए नामांकित किया गया था। और अब थोड़ी चर्चा हम आगे की बात कर लेते हैं इन्हीं से, कि एक और शख्स की डेथ हुई है, निधन हुआ है। वो किनका निधन हुआ है वो भी देख लेते हैं हम इनके जाने के बाद। पहले हाँ जी देखिए, ये इनका आंसर हो गया है। हाँ जी, ये देखिए, लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। आपकी नॉलेज के लिए आपको एक बात बताता हूं कि लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर, लिवरपूल एक गेम है आपको पता होगा, लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का आपको दिखा देते हैं फोटो। माइकल रॉबिन्सन ये है, का निधन हो गया है, एक बार निधन हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, तो जन्म इनका हुआ था 12 जुलाई। कब हुआ था, 12 जुलाई 1958 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इंग्लैंड में 5 क्लबों के लिए लगभग 300 से अधिक इन्होंने क्या खेले हैं, मैच खेले हैं, जिनमें लिवरपूल भी क्या है, शामिल है। तो अपने को इतनी नॉलेज नहीं जरूरत, सिर्फ इसमें 2 चीज़ें जरूरत है। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस सिंगर ट्रॉय का निधन हुआ है, तो आपको याद रखना है ट्रॉय स्निड का। और लिवरपूल के लिए पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का भी क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च की है। माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, जल्दी देखते हैं आंसर आपके। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, इसने माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन का क्या किया है, लॉन्च किया है। और आपको बता दूं कि जो हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री जो वर्तमान में है वो कौन है, वो है रमेश, कौन, रमेश पोखरियाल, पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक, ये इनका पूरा नाम है। ये वर्तमान में इसके क्या हैं, मंत्री हैं। इन्होंने क्या कहा जब इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इसके बारे में लॉन्च किया इस चीज़ को, तो इन्होंने कहा कि जब आप किताबें खोलते हैं, जब आप किताबें खोलते हैं, आप एक नया, आप एक नई दुनिया को क्या करते हैं, खोलते हैं। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि किताबें एक व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के सबसे अच्छे दोस्त हैं जो प्रेरित करते हैं और कठिन समय में सोचने और मार्गदर्शन करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। और एक बात और कि जो विश्व पुस्तक दिवस है ये कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल
20 को, 23 अप्रैल 2020 को। कुछ साइट्स पर दिया हुआ है 24 अप्रैल, जो कि शायद गलत है। 23 अप्रैल मैंने देखा है विकिपीडिया से। 23 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं आगे। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इसका आंसर है। नेक्स्ट थीम पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन ओवरसीज बैंक से रिलेटेड है। क्या है देखते हैं। कोविड-19 संकट के बीच भारतीय विदेशी बैंक आईओबी ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम शुरू किया है। आईओबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता। तो कहाँ पर है आईओबी का? फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। कहाँ पर है? हाँ जी, चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है आईओबी का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सार्वजनिक क्षेत्र, आपको ध्यान होगा जो 19 बैंकें थी हमारी, अब कम हो चुकी हैं, लेकिन 19 बैंकों के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक थी वो आईओबी है। उसने कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में मदद करने के लिए एक स्वयं सहायता समूह, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम क्या किया है? शुरू किया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो आपके सामने है, आपकी प्रगति का सच्चा साथी। कौन? आईओबी बैंक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पीएसयू का नाम बताइए जिसने दिल्ली और लेह में 20 हाइड्रोजन फ्यूल सेल एफसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक बस और इलेक्ट्रिक कारों को संचालित करने के लिए वैश्विक अभिव्यक्तियों आईओआई का आह्वान किया है। तो इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड। बिल्कुल सही जवाब आप सबका, एनटीपीसी लिमिटेड। किसने किया है? एनटीपीसी लिमिटेड ने किया है, ध्यान रखिएगा, इस लिमिटेड ने किया है। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ बताया हुआ है आपको पहले ही इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 जी। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पर। स्टॉकहोम, ये कोहोम लिखा हुआ है, गलत है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये पूरी फुल फॉर्म लिख दी गई है, कि रिपोर्ट के अनुसार यूएसडी 71.1 बिलियन के साथ दुनिया भर में सैन्य खर्च में भारत का रैंक क्या है? तो आपको बता दूं कि भारत का जो रैंक है वो आपके सामने इस ऑप्शन के अंदर ही छुपा हुआ है। इस ऑप्शन का देख लीजिए आप एक बार, आपके सामने है 3 1 2 4। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, जिसमें फर्स्ट स्थान पर है अमेरिका, सेकंड स्थान पर है चीन और थर्ड स्थान पर है भारत। और भारत कितने यूएसडी के साथ है, बिलियन के साथ है? 71.1 के साथ। अगर पूछ लिया जाए आपको कि अमेरिका जो है कितने बिलियन डॉलर के साथ है, यूएसडी 732, चीन किसके साथ है? 261, किसके साथ है? 261। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, आगे की तरफ, आगे की चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये है, देख लीजिए, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट सिंस 1970। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब इसकी अलग से एक स्लाइड बनाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में बात मैंने की थी। तो चलिए, हाँ जी, ये देखिए, जूमा खातून, जिसे हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, किस खेल से संबंधित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे आने वाला है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, रनिंग। तो इसका सही जवाब जो है वो है क्या? एथलेटिक्स, रनिंग में। आपको बता दूं कि भारतीय डिस्टेंस रनर जूमा खातून को 2018 के डोपिंग मामले के लिए, ध्यान रखिएगा, क्या किया गया है? 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये 4 साल के लिए प्रतिबंधित इसलिए किया गया जब ये नेशनल डोप टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में क्या रही? विफल रही। और बाद में कनाडा में मॉनिट्रियल प्रयोगशाला में भी इनका क्या परीक्षण आया? सकारात्मक परीक्षण आया, जिसके कारण इन 4 साल के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो चलते हैं
हमारी आज की लास्ट स्लाइड, और लास्ट स्लाइड के अंदर आप सबको पता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम जिन्होंने PHE सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है। ऑप्शन आपके सामने है चंडीगढ़, दादर एंड हवेली, जम्मू कश्मीर, नन ऑफ दीज। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो ज़्यादा क्वेश्चंस पर था, ज़्यादा समझाने पे मैंने कम ध्यान दिया आज, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ध्यान रखना, जो कि एक एक लाइन से रिलेटेड थे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं मंडे को एक नए सेशन के रूप में। थैंक यू।